सो यहाँ पे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली देख रहे हैं। ओके, तो लास्ट इसमें अपन ने सिमुलेशन देखा था, इस बार उसी का थ्योरी देख रहे हैं अपन। एक्सपेरिमेंटली जो अपने को ऑब्जर्वेशंस मिले थे उसके ऊपर ध्यान दो। देखो अपन ने जो ऑब्जर्वेशंस देखे थे वो ये था कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा फ्रॉम द मेटल। ओके, सो वी नीड फ्रीक्वेंसी दैट इज़ अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, न्यू नॉट, ठीक है, दैट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो भी इमिट होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूँ। ओके, ये अपन ने लास्ट इसमें देखा था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, बट व्हाट चेंजेस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the metal that are emitted. Okay, the number of electrons emission के change होते हैं। Obviously that also changes the current, but it does not change the velocity of the electron, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने ये सारे चीज़ें देखी थी कि वेव को हम लाइट को अपन वेव मानते हैं, isn't it? तो अगर वेव मानते हैं तो इट एक्सप्लेन्स डिफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस, लेकिन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये प्रॉपर्टीज बेस्ड अपॉन द वेव अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वेव्स डू नॉट शो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन ये पैटर्न वेव्स दिखाते हैं, टिपिकल पैटर्न है। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ओके, जब वेव आता है फ्रॉम अ स्लिट तो जो एजेस होते हैं यहाँ से वेव जो है वो निकलता है, इजंट इट, इमिट होता है। ओके, यहाँ से। और अगर दो स्लिट्स है तो यहाँ पे वेव्स जो आएंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिल रहा है तो अपने को एम्प्लीफिकेशन मिलता है वेव का, अगर क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है तो सपरेशन होता है, तो वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करती है। तो इंटरफियरेंस पैटर्न जो है उससे एक अपने को मिल रहा है कि वेव्स जो है उनमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है। अब एडिशन को हम एडिशन नहीं बोलते इस केस में। ओके, एडिशन को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, तो इधर लिखता हूँ मैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और सब्सट्रैक्शन को अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, जब वेव्स ऐड होती है मतलब वेव अगर एम्पलीफाई हो रही है तो उसमें अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल रहा है, और जब वेव्स कैंसिल हो रही है तो इसको अपने को बोल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। वेव एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रही है, कैंसिल कर रही है। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये अपन आगे यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे जो इसको अपन आगे एक देखेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट का नाम होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, तुमको फिज़िक्स में आता है। ओके, फिज़िक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, केमिस्ट्री में नहीं है ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो बहुत ज़्यादा अजीब है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी, ये जो इसका एक्सप्लेनेशन आज भी हमारे पास नहीं है। ऑलराइट, इनफैक्ट इट हैज़ बीन सेड कि जो भी इसका एक्सप्लेनेशन देगा, ओके, ही इज़ गोइंग टू विन अ नोबेल प्राइज, ओके, और अ ग्रैंड प्राइज और वट एवर, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन अपने पास अभी भी नहीं है। द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ इज़ वेरी वियर्ड, बट दिस इज़ अ एक्सपेरिमेंट दैट इज़ डन ऑल ओवर द वर्ल्ड जस्ट टू शो हाउ वियर्ड क्वांटम वर्ल्ड इज़। क्वांटम वर्ल्ड कितना अजीब होता है ये दिखाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ऑब्वियसली देयर वर क्वेश्चंस कि व्हाई डिड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इसका क्या रिलेशनशिप है, इजंट इट? ओके, व्हाई डिड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ओके, रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की क्या ज़रूरत थी? ऑलराइट, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो था उससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन किस तरह से बढ़ता है? तो इस ये देखो, ये अपने क्वेश्चंस थे, ओके, फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ, व्हाई दिस थिंग्स हैपन। और जब इसके बारे में अपन सोचते हैं वी गेट द रिजल्ट, ओके, एंड यही आइंस्टाइन ने किया था। ये जो क्वेश्चंस थे इसका आंसर आइंस्टाइन ने दिया था, ओके, दैट्स व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इट। सो व्हाट आइंस्टाइन पॉइंटेड आउट फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ कि लाइट इटसेल्फ इज कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। लाइट कैसे बना हुआ है? डिस्क्रीट पार्टिकल से। इसके पहले अपन क्या कंसिडर करते थे? लाइट इज अ वेव, इजंट इट? लाइट को अपन वेव मानते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट इज नॉट अ वेव, नॉट जस्ट अ वेव, इट इज ऑल्सो अ डिस्क्रीट पार्टिकल।
इट इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल जिनको अपन बोलते हैं फोटोन. ओके, ये जो लाइट के जो डिस्क्रीट पार्टिकल है उनको क्या बोल रहे हैं अपन? फोटोन. सो लाइट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ फोटॉन्स. ओके, और इसका जो एनर्जी इक्वेशन है उसको अपन E इक्वल टू एच न्यू इस तरह से देती है. ये मैक्सवेल ने दिया था बेसिकली, E इक्वल टू एच न्यू. ओके, सॉरी प्लैंक ने दिया था, आई एम सॉरी, प्लैंक ने ये इक्वेशन दिया था E इक्वल टू एच न्यू. तो एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ अ सिंगल फोटॉन इज इक्वल टू h टाइम्स न्यू. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, सो दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटॉन. ध्यान में रखना, ये जो इक्वेशन है दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन. अगर मैं फोटॉन की फ्रीक्वेंसी मेरे को मालूम है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ विथ प्लैंक कांस्टेंट तो आई गेट एनर्जी ऑफ दैट फोटॉन. तो अगर मान लो कोई फोटॉन किसी प्लेट के ऊपर गिर रहा है, ओके, जैसे अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, सो वी हैड दैट प्लेट, इजंट इट, जैसे प्लेट मान लो, और इसको मैंने किसी चेम्बर में डाल दिया है और एक कनेक्ट कर दिया है. ओके, जब लाइट इस प्लेट के ऊपर गिर रहा है, मतलब फोटॉन इस प्लेट के ऊपर गिर रहा है, तो इस फोटॉन की एनर्जी दो तरह से यूज़ होगी. ओके, रिमेंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इम्प्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कि जितनी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो पूरी की पूरी अकाउंटेड है. ओके, तो जो भी एनर्जी इस मेटल के ऊपर गिरेगी उसको दो तरह से यूज़ किया जाएगा, वो या ये एनर्जी दो तरह से यूज़ होगी. एक रहेगा ओवरकमिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस. यहाँ पे अलग अलग एटम्स हैं प्लेट में, इजंट इट, और एटम्स के शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इजंट इट. तो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक करने के लिए ये एनर्जी यूज़ की जाएगी. ठीक है ना. तो कुछ जो एनर्जी है वो यूज़ की जा रही है टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम दैट एटम. ओके, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये ब्रेक करने में ये एनर्जी यूज़ हो रही है. और सेकंड जो एनर्जी यूज़ हो रही है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और विथ सम काइनेटिक एनर्जी, ये इजेक्शन में ही इसकी एनर्जी यूज़ हो रही है. अंडरस्टूड है. तो लाइट की जो या फोटॉन की जो एनर्जी है वो दो तरह से यूज़ हो रही है. एक तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में यूज़ हो रही है, और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी में बची हुई एनर्जी यूज़ हो रही है. ठीक है ना. तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे इम्प्लाइड है. तो हम लिख सकते हैं कि जैसे एनर्जी ऑफ फोटॉन लिखता हूँ मैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन ये दो तरह से यूज़ हो रही है. एनर्जी फॉर इजेक्शन, ओके, ये इजेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इजेक्ट करना है अपने को, ओके, उसके लिए एनर्जी यूज़ करी. और दूसरा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ. ओके, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी. तो ये दो फॉर्म में एनर्जी यूज़ हो रही है. टोटल एनर्जी जो है फोटॉन की, इसको इस तरह से अपन स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है. तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है उसको मैं लिख सकता एच न्यू यूजिंग प्लैंक्स इक्वेशन, इजंट इट. ये प्लैंक का इक्वेशन है, E एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू. और जो एनर्जी जो है इजेक्शन के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको मैं सिर्फ E करके लिख रहा हूँ. ओके, दैट इज सिंपली E. और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं लिख रहा हूँ हाफ mv². अंडरस्टूड है. तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इजंट इट. ओके, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज यूज्ड फॉर इजेक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इज दिस क्लियर? अब ये जो E है, ओके, ये जो E है इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, इजंट इट. ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसको मैं एच न्यू नॉट करके लिख सकता हूँ. दैट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस और फ्रॉम द एटम इटसेल्फ. ठीक है ना. तो ये E को मैं लिख रहा हूँ एच न्यू नॉट. ओके, तो कुछ फ्रीक्वेंसी जो है या कुछ एनर्जी जो है इस तरह से अपन यूज़ कर रहे हैं फॉर द इजेक्शन. रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड एज हाफ mv². ओके, ये V है, ये वाला जो टर्म है ना दैट इज़ V. ओके, न्यू और V देखो सरीखे दिखते हैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से. इफ़ यू लुक इट केयरफुली यू कैन सी द डिफरेंस, बट अदर देन दैट दे लुक वेरी सिमिलर. ओके, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये इक्वेशन को, ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, H को
ये इसको इधर ला लूँगा, सो व्हाट विल हैपन, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, सो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एच को बाहर निकाल लेता हो तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, और काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन। ओके, और यही इक्वेशन से अपन सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, दिस इज द इक्वेशन यू नीड टू रिमेंबर। काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अब देखो कि न्यू नॉट जो है इसको अपन बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, न्यू नॉट को क्या बोल रहे हैं अपन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये यहाँ पे टर्म्स है। मान लो कि मेरे पास मैंने जो लाइट जो इम्पार्ट किया है, जो मेटल प्लेट्स है, ये इस तरह से इसको ब्लॉक्स में डाल देते हैं, तो जो लाइट मैं यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी एनर्जी मान लेते हैं 10 जूल है। ओके, कितनी है, 10 जूल। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए मान लो कि 7 जूल एनर्जी लगती है। ठीक है, तो क्या होगा, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है, 10 जूल। इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 7 जूल। ओके, और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 3 जूल की। अंडरस्टूड है? सो ये है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, दिस इज एनर्जी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन, और फिर बची हुई एनर्जी जो रहेगी दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ओके, सो जो टर्म है एच न्यू नॉट, ओके, विच इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। ये टर्म हमको ध्यान में रखने सिर्फ। ओके, अलग अलग टर्म्स है, ये टर्म ध्यान में रखो। तो इसको अपन या तो बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सेंसिबल है? बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इजंट इट, बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो फोर्स अपने को ब्रेक करना है, इजंट इट, तो इसको अपन बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। ओके, इतनी बाइंडिंग एनर्जी रहेगी उस इलेक्ट्रॉन की। हालांकि अपने क्या करना है, वो तोड़ना है, इजंट इट, लेकिन जो तोड़ना है दैट इटसेल्फ इज द बाइंडिंग एनर्जी। जितनी एनर्जी लग रही है तोड़ने के लिए वो अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी ही तोड़ना है अपने को, तो जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। सेकंड रहेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन क्या होता है, मतलब मान लो कि जैसे सोडियम है, सोडियम को मेरे को आयनाइज करना है, तो सोडियम में से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 1। सो हम लोग जो बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। ये समझ में आया ना कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन एटम, उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। यहाँ पे अपन वही कर रहे हैं बेसिकली यूजिंग लाइट एनर्जी। ओके, इसी को अपन वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, इसको W0 से इंडिकेट करते हैं, दैट इज़ अ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, सो वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ अ वेरी जनरल टर्म, इसमें अपन सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है या थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो। लेकिन वर्क फंक्शन में जनरली अपन सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही निकालते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने को लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि W0 अगर मेरे को लिखना है that is going to be equal to h nu naught. Is this clear? W0 is equal to h nu naught. ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज nu naught. क्लियर है? सो इस तरह से अपन इसको अलग अलग टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10 to the power minus 19 जूल्स। अगर ध्यान से देखोगे दैट इज़ बेसिकली द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो 2 प्लेट्स है और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी लगा दी मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी रहेगी इस केस में व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा 2 वोल्ट का बैटरी लगाया है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रहेगी। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ नथिंग बट
चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो हमको जनरली देखना आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने को देना पड़ता है, तो ये कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ता है अपने को फ्रॉम जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देखो जूल में जब देखते हैं अपन तो चार्ज बहुत छोटा होता है, इजंट इट, बहुत छोटा होता है चार्ज। तो इसको कभी कभी अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, कुछ नंबर्स अपन देखेंगे आगे। तो रादर दैन यूजिंग जूल्स वी यूज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। अंडरस्टूड है, ये ज़्यादा आसानी से अपने को याद रहता है। तो क्लासिकल वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, तो यहाँ पे अपन वेव थ्योरी यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली कि एक्चुअली वी डिड दिस नो, या सो दैट्स द सेम थिंग एक्चुअली, सो रिपीट हो रहा है स्लाइड। अनलेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट। ओके, अगर न्यू नॉट से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ओके, इजंट इट। अगर काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और इंटेंसिटी का डायरेक्ट कोरिलेशन विथ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जब इंटेंसिटी अपन बढ़ा रहे हैं, ओके, जब अपन इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी को, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका इमिशन जो है वो भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इजंट इट। तो अगर मान लो कि सेम मैं इंटेंसिटी सेम रखता हूँ एक, और उसका कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, और अगर इमिशन हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन में कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और इसी को अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली, ये अपन ने सिमुलेशन में देखा था। जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, मतलब कि ज़्यादा फोटॉन्स अपन उस प्लेट के ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं, इजंट इट। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा उसका। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो बढ़ेंगे। ओके, इनका काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। इज दिस क्लियर? इस केस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, ओके, फॉर some metal m, threshold frequency is some number. Okay, this is some number, we don't know, but if the frequency of the light is more than the threshold frequency, emission will happen, and kinetic energy is going to be some positive number. Okay, if threshold frequency is more दैन द इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी से, तो इस केस में नो इमिशन। इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, राइट, देन इमिशन कैन हैपन बट नो काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? इमिशन हो रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही है। सो इफ द काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो, ओके, अगर ये अपन मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर ज़ीरो है तो इसेंशियली दैट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, इजंट इट। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो जो एनर्जी अपने को लगेगी इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो कभी कभी तुमको पूछते हैं आयनाइजेशन एनर्जी निकालो किसी मेटल का। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो बोल देंगे। ओके, कि हम क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी हम दे रहे हैं उस मेटल को, वो सारी की सारी एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही है, इमिशन में, इजंट इट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में, और उसकी काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी ज़ीरो। ये अपन अज्यूम कर रहे हैं, और वेरी लिटिल, एक्चुअली इट्स यूजुअली वेरी लिटिल, बट वी आर सेइंग कि इट इज़ ज़ीरो। ओके, तो अगर मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी को मैं ज़ीरो कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अंडरस्टूड है? यूजिंग दैट आई कैन फिगर आउट कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। तो मेरे को पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एलिमेंट। तो उसके लिए मेरे को ये न्यू निकालना पड़ेगा, मेरे को न्यू नॉट दिया रहेगा, एंड सिंपल एक्सप्रेशन से मैं निकाल सकता हूँ, इजंट इट। तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा एच, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट।
ओके, सो दैट इज़ द मिनिमम, इतनी मेरे को फ्रीक्वेंसी लगेगी टू आयनाइज एन एलिमेंट। जो भी उसका वर्क फंक्शन रहेगा, जो भी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी, मेरे को कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी का लाइट उसको देना पड़ेगा टू आयनाइज इट। अब फ्रीक्वेंसी मेरे को मालूम हो गई तो मैं इसका वेवलेंथ निकाल सकता हूँ, इजंट इट। वेवलेंथ निकालने के लिए hc/λ, ओके, न्यू इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसका वेवलेंथ निकाल सकता हूँ। क्लियर है? सो ये अपन आगे देखेंगे प्रॉब्लम्स किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो आइंस्टाइन ने क्या किया था। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि लाइट इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, इजंट इट। और इसके पहले मैक्सवेल ने बोला था कि लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट को वेव माना जाता था, और उसी को आइंस्टाइन बोल रहा है कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, इजंट इट। तो अब इज इट अ वेव और इज इट अ मैटर, ये क्वेश्चन आ रहा है ना, इजंट इट। क्वेश्चन क्या आ रहा है? ओके, इसके पहले वाली थियोरी लाइट को वेव मानती थी। आइंस्टाइन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया तो अब ये मानना शुरू हो गया कि लाइट इज अ मैटर, बट इज इट अ वेव और इज इट अ मैटर। तो यहाँ पे हम लाइट को दोनों मानते हैं, ड्यूअल नेचर। ओके, लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल विद अ डिस्क्रीट पार्टिकल फोटोन, और जिसकी एनर्जी अपन देते हैं h न्यू से। ओके, समझ में आया ना? ये प्लैंक का एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं टू से कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल विथ एनर्जी h न्यू। ओके, और इसके पहले वाली थियोरी अपन बोल रहे हैं कि लाइट इज ऑल्सो अ वेव। तो ये क्या हो गया? ड्यूअल नेचर हो गया। ओके, तो जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है दैट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इन द फ्यूचर ऑफ क्वांटम थियोरी। मतलब जो भी इसके बाद फिजिक्स डेवलप हुआ उसमें हम ड्यूअल नेचर कंसिडर करते हैं। इट इज़ अ वेव एज वेल एज इट इज़ अ पार्टिकल। अंडरस्टूड है क्या? ये एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल। अंडरस्टूड है? This is not something that we can actually think about, okay? But it behaves as a particle, it also behaves as a wave, alright? और थोड़ा अपने को थोड़ा सा explanation आगे मिलता है, not a complete explanation, थोड़ा explanation अपने को मिलता है, थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि we know a little bit more about it। जितना अभी तुमको मालूम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अपने को मालूम होगा, but फिर भी how is it possible, ये इसका कोई आंसर नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम। It's not just me, okay? Even the people who work in quantum physics, उनको भी ये नहीं मालूम how is that possible, okay? Maybe they can give you a plausible explanation, but उसको prove करना is very something that is very difficult। और ये अपन मैं तुमको आगे एक experiment के through बताऊंगा कि people actually tried to prove कि when something behave as a wave और when something behave as a particle, ये prove करने की कोशिश की, but they were unsuccessful, okay? और इससे काफ़ी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स हम आगे देखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। इट जस्ट गोइंग टू इंक्रीज योर कन्फ्यूजन, ठीक है ना? ये जो एक्सपेरिमेंट्स में जब बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस, दे आर जस्ट गोइंग टू मेक इट इवन मोर वियर्डर, ओके? लेकिन होता क्या है कि वी कम टू अ पॉइंट जहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज़ वॉट इट इज़, ओके? ये एक्सेप्ट कर लो, देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन टू इट। Okay, the world itself is so weird, we can't actually make sense of it, okay? समझ में आ रहा ना? Okay, we're gonna look at an example, okay? And we're gonna use the formulas we just learned. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, the ionization energy of the sodium 494 kilojoule per mole. This is actually true, that is the ionization energy of the sodium. काफ़ी बार जब numbers data questions में use किया जाता है तो these numbers and datas are actually accurate, okay? तो that is the ionization energy of the sodium। मतलब 1 मोल अगर सोडियम लेता हूँ मैं, 1 मोल, और इसमें से अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ओके? 1 मोल ऑफ सोडियम में से, मतलब हर सोडियम एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो मेरे को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इजंट इट? तो उसके लिए मेरे को कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? 494 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मेरे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे,
Okay, so that is the meaning of that. Or plus I will also have 1 mole of Na plus. Okay, so that is the meaning of ionization energy. So compute the ionization energy of sodium in electron volt. तो अपने को दिया है ionization energy of the sodium, okay, and compute बोला है ionization energy of sodium atom in electron volt. यहाँ पे अपने को मोल में दिया है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की एनर्जी दी है किलो जूल में. अब मेरे को ये एनर्जी कन्वर्ट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर सिंगल एटम. ठीक है ना, तो मेरे को मोल कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो कन्वर्जन था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ये कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना है तो मेरे को ये एनर्जी मिल जाएगी. दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू आयनाइज द सोडियम एटम. ओके, तो जैसे मैंने तुमको बताया कि मेरे को वेवलेंथ निकालनी है. ओके, टू दैट इज रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब क्या हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी. इजंट इट? मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ये ध्यान में रख लो तुम. ओके, काम आएगा आगे. अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है मेरे को, जिससे कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी देता हो तो जाके सोडियम आयन आयनाइज होगा, तो उसी लाइट का उस फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ है वो मेरे को निकालना है. सो आयनाइजेशन एनर्जी मेरे को दी है. ओके, मेरे को निकालना क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 सोडियम एटम, टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ पे. ओके, 1 सोडियम एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेरे को लैम्बडा मैक्स निकालना है. ओके, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू, मतलब दैट इज रिलेटेड टू, और कैन से रिलेटेड टू न्यू मिनिमम. ओके, मिनिमम फ्रीक्वेंसी. सो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करता हूँ मैं. ओके, सो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. सो आई जस्ट गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो आई जस्ट हैव टू सी किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे इसको. ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी 494 किलो जूल पर मोल. ओके, एक सोडियम 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स इज 1 मोल, वी नो दैट. तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी पर एटम मैं क्या करूँगा, इस नंबर को डिवाइड करूँगा मोल से. ओके, ये किलो जूल है, मैं इसको सिर्फ जूल में लिख रहा हूँ, दैट इज़ इन जूल्स. ओके, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है डिवाइडेड बाय 1 मोल, तो मेरे को आंसर आ रहा है 8.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल. दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 सोडियम एटम. इज दिस क्लियर? ये निकाला है मैंने. ओके, और अब मेरे को ये जूल वाली एनर्जी कन्वर्ट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ओके, ईवी में. तो देखो 1 EV इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल. तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ उससे. सो व्हाट आई गेट इज 5.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो आसान नंबर है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसीलिए निकालते हैं कि यूजुअली दे गिव यू नाइस नंबर्स जो आसानी से अपन ध्यान में रख सकते हैं. ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम एटम इज 5.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट, लैम्बडा मैक्स कैसा निकालेंगे वो देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है. ओके, प्लैंक का इक्वेशन E इक्वल टू एच न्यू. ई हमने अभी निकाला, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? ओके, ये निकाला अपन ने. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.12 जूल में ए वॉज 8.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये दिस इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी. मतलब मेरे को कम से कम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, इजंट इट? तो इसको मैं बोलूँगा लाइट के तौर पे प्रोवाइड करनी है, तो मेरे को कम से कम मतलब ये प्रोवाइड करना पड़ेगा एच न्यू, इजंट इट? ये हो जाएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ओके, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो जाके इतनी एनर्जी मिलेगी, तो जाके इलेक्ट्रॉन इमिट होगा. सो न्यू निकालना है यहाँ से, सीधा सीधा न्यू निकाल लो. ई की वैल्यू अपने को मालूम है, एच की वैल्यू मालूम है, दिस इज एच. ओके, डिनोमिनेटर में. ओके, न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच. ई की वैल्यू मालूम है, एच की वैल्यू मालूम है. ओके, सो दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी. दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन. ये जब मैं सबमिट करता हूँ इन दिस इक्वेशन, ओके, तो लैम्बडा इज इक्वल टू
c by nu. Okay, c is the speed of light 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं. सो व्हाट आई गेट इज दैट इज द वेवलेंथ. ये क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ, उसी लाइट का, उसी फोटोन का इनफैक्ट. ओके, ये एक अगर फोटोन देख रहे हैं अपन जो इजेक्शन करवा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी इतना रहेगा और उसका वेवलेंथ इतना रहेगा. ओके, और इसको अपन एंगस्ट्रॉन्ग में लिख रहे हैं 2420 एंगस्ट्रॉन्ग. ठीक है, ये कन्वर्जन्स तुमको आने चाहिए फ्रॉम मीटर टू नैनोमीटर और मीटर टू एंगस्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो ये कन्वर्जन बड़े आसान से कन्वर्जन है, शुडंट बी अ प्रॉब्लम. क्लियर है? So let's talk about Bohr's theory of atomic structure. This is the beginning of basically quantum atomic theory. Okay, so that's the first one that actually is very serious theory. This is a very serious theory. Okay, Bohr को Nobel Prize मिला है for the same research. Okay, Bohr proposed a model to calculate the radius of the atom, energy of the permissible orbit, all right, for वन इलेक्ट्रॉन स्पेसीज जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आयन और लिथियम आयन. देखो, हाइड्रोजन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर एक निकाल दूँ तो मेरे को मिलता है He+, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है. लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दिए तो मेरे को Li2+ मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है. तो ये तीनों क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है. ओके, और बोर थ्योरी जो है दैट इज़ ओनली अप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज. ये इसका लिमिटेशन है ऑब्वियसली, द लिमिटेशन ऑफ द बोर थ्योरी दैट इट इज़ ओनली अप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, क्योंकि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो इसको अपन आगे सिंप्लीफाई करते हैं ऑब्वियसली, बट बोर थ्योरी इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज. ओके, तो बोर ने थियरी दी और उसने इक्वेशंस दिए टू कैलकुलेट रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, ऑफ द एटम. तो ये सारे इक्वेशंस अपने को देखने हैं. ओके, और जब ये थियरी देखेंगे अपन तो जो पहले के अनआंसर्ड जो क्वेश्चंस थे उसके भी आंसर्स अपने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा. ठीक है ना, हमने देखा कि जो एब्जॉर्प्शन होता है और इमिशन होता है उसमें अपने को पर्टिकुलर लाइन मिलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा देखा था. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन हमको अभी तक नहीं मालूम, इजंट इट? वी डोंट नो द एक्सप्लेनेशन, क्यों ये स्पेक्ट्रा क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये हमको अभी तक नहीं मालूम. हमको सिर्फ इतना मालूम है कि स्पेक्ट्रा मिलता है. ओके, वो स्पेक्ट्रा क्यों मिलता है उसका एक्सप्लेनेशन बोर ने दिया था. अंडरस्टूड? इस थियोरी से उस फिनोमिनन का एक्सप्लेनेशन अपने को मिलता है. सबसे पहले समझ लो पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर, एंड बोर वाज रियली अ जीनियस पर्सन. और ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा जब तुमको पूरा थियरी समझ में आएगा, देन यू विल स्टार्ट टू अप्रिशिएट द जीनियसनेस ऑफ दिस गाय. ही वाज अ ट्रूली जीनियस. ही वाज अ आई थिंक स्वीडिश साइंटिस्ट था. ही वाज वेरी यंग. ओके, एंड ही अज्यूम्ड फ्यू थिंग्स. जो उसने अजम्पशंस किए दे वाज वेरी बोल्ड एट दैट टाइम. ओके, तो इसके पॉस्टुलेट्स देखो, ध्यान से सुनो. तो कुछ तो सिंपल है, जैसे फर्स्ट पॉस्टुलेट अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग द एनर्जी. इफ़ यू रिमेंबर कि रुदरफोर्ड ने भी तो यही बोला था ना कि ये जैसे सेंटर में न्यूक्लियस है और इधर कोई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं. ओके, और मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था? ओके, कि एनी रिवॉल्विंग बॉडी विल रेडिएट एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस में जमा हो जाएगा, एंड एटम विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. ओके, बोर ने इसको काउंटरैक्ट किया बाय सेइंग कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व तो हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व हो रहे हैं, एंड दे आर डूइंग दैट विदाउट लूजिंग द एनर्जी. ठीक है ना, उसने क्या बोला कि विदाउट लूजिंग द एनर्जी रिवॉल्व हो रहे. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कभी भी न्यूक्लियस में नहीं जाएंगे क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू लूज द एनर्जी. अंडरस्टूड है? दे कैन चेंज देयर एनर्जी, उनके एनर्जी में चेंजेस आ सकते हैं. उसने बोला कि ईच ऑर्बिट पजेस्ड
अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ये जो ऑर्बिट्स है, दीज ऑर्बिट्स आर नथिंग बट एनर्जी स्टेट्स। देखो ऑर्बिट जब अपन बोलते हैं तो यू थिंक अबाउट इट लाइक अ पाथ, इजंट इट? तुम इसको पाथ की तरह देखते हो। बोर ने बोला दीज आर बेसिकली एनर्जी स्टेट्स, ओके, दीज ऑर्बिट, जिसको अपन ऑर्बिट बोल रहे हैं, दीज आर एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। तो हर ऑर्बिट की एक एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी स्टेट में है, और जब तक वो उस एनर्जी स्टेट में है तब तक वो उसी ऑर्बिट में रहेगा, ओके। वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। वो चेंज कर सकता है अगर वो एनर्जी गेन करता है और लूज करता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाइड है, ठीक है। समझ में आ गया ये? ईच ऑर्बिट हैज़ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको उसने बोला स्टेशनरी स्टेट्स। मतलब ये जो ऑर्बिट्स है ये क्या है? स्टेशनरी स्टेट्स है, ओके। द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, इसको उसने बोला ग्राउंड स्टेट। तो इस केस में जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सा है? ये वाला, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। इससे कम एनर्जी का स्टेट पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट में है तो वो कम से कम ग्राउंड स्टेट तक आ सकता है, उससे नीचे वो नहीं जा सकता, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट ड्रॉ फ्यू ऑर्बिट्स, ओके। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ओके। इट कैन गो टू दिस स्टेट, इट कैन गो टू दिस स्टेट, और इट कैन गो टू दिस स्टेट, और इट कैन इवन गो टू दिस स्टेट। लेकिन इससे नीचे वाले स्टेट में वो जा नहीं सकता, क्योंकि इसका ग्राउंड स्टेट इज द फर्स्ट ऑर्बिट। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है दैट इज द ग्राउंड स्टेट। इससे नीचे वाला एनर्जी स्टेट नहीं है, सो इट कैनॉट गो एनीथिंग लोअर देन दैट। इसका मतलब ये न्यूक्लियस में कभी भी नहीं जा सकता। इज दैट क्लियर? सो वी हैव फ्यू थिंग्स टू कंसिडर। जो ऑर्बिट्स है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? स्टेशनरी स्टेट, ओके। दे आर कॉल्ड एज ऑर्बिट, ऑब्वियसली हम लोग उसको ऑर्बिट बोलते हैं, बट व्हाट ही कंसिडर्ड एज अ स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी स्टेट। और जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है उसको बोलते हैं अपन ग्राउंड स्टेट। ये होता है फर्स्ट ऑर्बिट। एनर्जी चेंज हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, कब? ऑब्वियसली जो स्टेशनरी स्टेट्स है, ओके, दीज आर द स्टेशनरी स्टेट्स। और इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी चेंज कर सकता है। वो तभी कर सकता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। अंडरस्टूड है? सो दिस इलेक्ट्रॉन इफ इट जंप्स फ्रॉम दिस to this, only then the energy of the electron can change. Remember, these are stationary states. Orbits change नहीं हो रहे, alright? इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जैसे अपन यहाँ से बाहर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी? जैसे अपन सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन सी है? फर्स्ट ऑर्बिट की। तो अगर लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की है तो जब न्यूक्लियस से दूर जाते हैं अपन तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, इजंट इट? द एनर्जी एक्चुअली इंक्रीजेस गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट पे जा रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी गेन करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, लोअर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा, हायर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। जो चेंज इन एनर्जी है, ओके, जो चेंज इन एनर्जी है उसको अपन डेल्टा ई से इंडिकेट करते हैं, चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ये स्टेट में है, ओके, दिस इज द थर्ड स्टेशनरी स्टेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसको अपन दूसरा एक और बोल सकते हैं क्योंकि देखो दिस इज एक्चुअली ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट, ओके, सॉरी, ये जो रहेगा दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्लियर है क्या? तो इस तरह से भी टर्म्स यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द ग्राउंड स्टेट, जो सेकंड है दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो थर्ड है दैट इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है और ये अगर लोअर ऑर्बिट में जा रहा है तो इट इज़ गोइंग टू लूज द एनर्जी। अब ये कितनी एनर्जी लूज करेगा? इसकी जो एनर्जी है E3 और इसकी जो एनर्जी है दैट इज़ E2, तो ये उतनी ही एनर्जी लूज करेगा जितना डिफरेंस ये दोनों एनर्जी स्टेट का है। मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू, इस केस में
E3 माइनस E2. ओके, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल कर दे, सॉरी. ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, सो वी हैव टू यूज E2 माइनस E3. ठीक है ना, जहाँ पे जंप किया माइनस जहाँ से जंप कर रहा है. सो डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर कि जो एनर्जी डिफरेंस है स्टेट्स का वो मैं निकाल सकता हूँ. अब ये जो एनर्जी है, ओके, मान लो हायर टू लोअर जा रहा है. ओके, तो एनर्जी जो इमिट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट होगा. सो डेल्टा E इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ एच न्यू. समझ में आया ना. सो डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू. इसी को मैं एच सी बाय लैम्बडा भी बोल सकता हूँ, या देखो 1 बाय लैम्बडा होता है न्यू बार, तो मैं इसको एच सी न्यू बार भी बोल सकता हूँ. दैट इज़ वेव नंबर. ओके, सो डेल्टा E इसको मैं अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ, एच न्यू और एच सी बाय लैम्बडा और एच सी न्यू बार. ओके, सो that is how I can calculate the delta E, change in energy of the electron जब वो जंप कर रहा है. अगर हायर टू लोअर स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. उस लाइट की एनर्जी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एच न्यू से. और अगर मान लो लोअर टू हायर जा रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. इजंट इट, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. उसको भी मैं डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब इतनी एनर्जी मेरे को उसको देनी पड़ेगी. ठीक है ना, मतलब ये लाइट की फ्रीक्वेंसी मेरे को उसको देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टू द हायर स्टेट. ओके, और ये केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर रहा है तो वो खुद उतना लाइट का फ्रीक्वेंसी या वो एनर्जी इमिट करेगा. अंडरस्टूड है. दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इन एनी ऑफ द स्टेट्स द इलेक्ट्रॉन फॉलोज अ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ मतलब हो गया 2D, 2 डायमेंशनल. ये आगे मैं तुमको बताऊंगा. सर्कुलर पाथ हमेशा 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है. तो ये बेसिकली बोल रहा है कि एटम इज़ 2 डायमेंशनल फॉर सम रीज़न व्हाटएवर. बाद में इसको अपन बोलते हैं कि दैट इज़ नॉट ट्रू. ओके, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो इसका पॉस्टुलेट था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज़ प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट, और इसका एक्सप्लेनेशन अपने को क्वांटम थ्योरी से मिलता है. ठीक है, जो इसके पहले वाले जो अनआंसर्ड क्वेश्चन थे उसके आंसर तो अपने को यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहते हैं. ऑलराइट, उसके आंसर्स अपने को आगे वाले थियोरी से मिलेंगे. लेकिन बोर ने एक बहुत बोल्ड पॉस्टुलेट बनाया था. ओके, दिस वाज बेस्ड अपॉन हिज कैलकुलेशन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसने क्या बोला कि ऑलराइट, लेट्स से कि वी हैव अ न्यूक्लियस. ओके, और ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, लेकिन कौन से ऑर्बिट्स पॉसिबल है? क्या मैं कहीं पे भी ऑर्बिट बना सकता हूँ? क्या आई कैन मेक इट लाइक दिस, एनी टाइप ऑफ ऑर्बिट? नहीं ना, कोई तो सिस्टम होगा ना कि कौन से ऑर्बिट पॉसिबल है, विच ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, इजंट इट, अराउंड दैट न्यूक्लियस. एनी रैंडम ऑर्बिट पॉसिबल, या कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट्स आर पॉसिबल विथ स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट्स? तो कोई डेफिनेशन है क्या जिससे अपन बता सकते हैं कि यही ऑर्बिट्स पॉसिबल है? तो ये उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. उसने बोला कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. मतलब कि देखो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अपन ने आगे देखा था. ओके, mvr इज इक्वल टू h/2π. मैं सीधा इसको ऐसे लिखता हूँ पहले, mvr इज इक्वल टू h/2π. ओके, उसका इंटीग्रल मल्टीपल n से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. n इज बेसिकली यहाँ पे कोई इंटीजर है. तो वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. ये कहाँ से आता है? ये उसके कैलकुलेशन से आया ऑब्वियसली, बट वी डोंट नो कि इसका सेंस कैसा करे. तो इसका सेंस जो हमको आता है दैट इज एक्चुअली फ्रॉम क्वांटम थियरी. ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन अपने को क्वांटम थियरी से मिलता है. ये अंडरस्टूड है. m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v जो है वेलोसिटी है, r है रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट, और n बेसिकली n ऑर्बिट नंबर. ओके, इंटीजर 1 2 3 जो भी है. h इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड पाई इज अ पाई. ओके, तो उसने बोला कि वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जहाँ पे
mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट पॉसिबल रहेगा, ये मेरा न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में फर्स्ट ऑर्बिट पॉसिबल रहेगा व्हेन n इज इक्वल टू 1। ओके, सो n इज इक्वल टू 1 अगर होता है तो इस केस में mvr ओके इज इक्वल टू h/2π बराबर है। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, दैट इज माई फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट पॉसिबल रहेगा ओके व्हेन n इज इक्वल टू 2। अगर ये है तो देखो mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो mvr इज इक्वल टू h/π। ओके, तो ये मेरा सेकंड ऑर्बिट हो गया। अब ये दोनों के बीच में देयर कैनॉट बी एन ऑर्बिट, अंडरस्टूड है, ये दोनों के बीच में कैनॉट बी एन ऑर्बिट। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट था उसके पहले भी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोएस्ट जो नंबर ले रहे हैं अपन दैट इज 1, n इज इक्वल टू 1, इजंट इट? तो इसके पहले भी पॉसिबल नहीं है, इस दोनों के बीच में भी पॉसिबल नहीं है। ओके, थर्ड ऑर्बिट कौन सा पॉसिबल रहेगा, व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो mvr इज इक्वल टू 3h/2π, ये मेरा थर्ड ऑर्बिट रहेगा। व्हेन फोर्थ ऑर्बिट क्या रहेगा, n इज इक्वल टू 4, बताओ 4, तो mvr इज इक्वल टू 2h/π बराबर है। ओके, दिस इज माय फोर्थ ऑर्बिट, अंडरस्टूड है। इसी तरह से मैं फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ ऑर्बिट बनाते जाऊंगा और यही ऑर्बिट्स पॉसिबल है। दैट्स द थिंग विथ बोर थियरी, रैंडम ऑर्बिट्स नहीं है। ओके, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, किसी और पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन, ये जो पोजीशंस दिखा रहा हूँ मैं डॉट से, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, जो मैंने ऑर्बिट्स ड्रॉ किए हैं वहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, नाउ इमेजिन, अब सोचो थोड़ा सा, अभी तुम्हारा थोड़ा सा सरदर्द चालू होगा। ओके, लेट्स से कि आई हैव एन इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। ओके, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। अगर ये जंप कर रहा है फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, हाउ कैन इट जंप, हाउ कैन इट गो फ्रॉम हियर टू देयर विदाउट एक्चुअली बीइंग हियर? कोई बता सकता है क्या? एग्जैक्टली, राइट, डजंट मेक सेंस, नो? ठीक से अगर सोचे तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन मान लो कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब ही है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, जंप कर रहा है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और उसने एनर्जी रिलीज़ किया तो वो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे आ रहा है वापस, इजंट इट? सो इसको ये थ्रू से तो जा, ये स्टेट तो इज़ वैलिड स्टेट, लेकिन ये बीच वाले जो स्टेट्स है दीज आर नॉट वैलिड स्टेट, यहाँ से नहीं आ सकता। समझ में आया ना? You see that? And this is what actually electron does. Bohr was right. Bohr के equation में गलती नहीं है. Bohr was right. Electron goes from one orbit to the next orbit without actually going through the intermediate state. So electron क्या कर रहा है? Magic दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? Harry Potter. It's just vanishing from here, appearing there. Understood है? It is going from this state to this state, just like that. Okay, that's what electron does. You cannot make sense of it, but that's what electron does. Okay, that's what electron does. It goes from one state to the next state. Remember, if you start thinking in terms of energy state, अगर energy state के बारे में अगर तुम सोचो, so it is sensible. Okay, electron is basically absorbing and releasing the energy. Okay, so it is just changing its state. Okay, it's kind of like think about it like you are going down from a staircase. ये staircase है. Okay, जब stair से अपन उतरते हैं तो our position can be this or this or this.
Okay, you cannot have a position that is intermediate. Electron actually behaves very differently when it is bounded to an atom. Okay, और यहाँ पे जो ड्यूअल नेचर अपन ने ध्यान में रखना, ड्यूअल नेचर थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, इट बिहेव्स एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल, बोला था नहीं है. इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डज द सेम थिंग, इट ऑल्सो बिहेव्स एज अ वेव and as a particle, dual nature hai. And that's the reason why it can go from one state to the next state, okay, without actually going through an intermediate state. Understood? So that's the magic of the electron. This is not the only weird thing about electron, ध्यान में रखना. Quantum particles weird होते ही है, they all behave weirdly, okay. Many of the properties quantum particles की जो properties होती है उसको explain नहीं कर सकते अपन लॉजिकल रीजन से. You can explain them in terms of mathematics or whatever, quantum equations है to explain, but you can't actually make sense of it. And that is one of the problem with quantum mechanics. Okay, मतलब if you go and ask a quantum physicist, okay, to explain you things, and वो क्या करेगा, मतलब he will try to explain things in a layman's term, but वो पूरी तरह से कभी translate नहीं कर सकता, because the thing is ये उसके दिमाग में है, ये उसको वर्ड में नहीं एक्सप्रेस कर सकता. इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल इंग्लिश और वट एवर द लैंग्वेज इट इज़, बिकॉज नो बडी हैज़ सीन एनी थिंग लाइक इट. जब देखा ही नहीं है, सो यू कैनॉट एक्सप्लेन. सेम थिंग फॉर एग्जाम्पल फोर्थ डायमेंशन, राइट? हाउ डू द ऑब्जेक्ट्स लुक इन फोर्थ डायमेंशन? वी डोंट नो बिकॉज वी हैवंट सीन इट. ओके, we know the objects in 3 dimension, but how does the object look in 4th dimension? There are multiple dimensions. मालूम है ना, there are about 20 dimensions. Okay, and people have done a cube in 4D. There are certain objects that उसका image बनाया है in 4D में, वो कैसे लगते हैं, but it's difficult for us to actually make sense of it. Tesseract होता है एक, one object is tesseract. Klein bottle होता है, which is actually so, but what we can say is that is the image of the 4D object, but it's not actually the object. All right, but it's not possible for us to even imagine कि कैसा दिखता होगा, because we don't live in 4D world. Okay, we live in 3-dimensional world. Time is the 4th dimension, of course, but we don't actually live in 4D world. Okay, time is fixed for us, it is unidirectional. For things that are in the 4D dimension, टाइम इज समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड. जैसे अपन 3 डायरेक्शन जो है अपन चेंज कर सकते हैं, अपने एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये अपन चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द टाइम. दैट इज कॉन्स्टेंट फॉर अस, दैट इज ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन, उसका एरो फिक्स्ड है. बट समबडी हु लिव्स इन 4th डायमेंशन, उसके लिए टाइम, ही कैन मूव अलॉन्ग द टाइम एज वेल. इट्स अ थियरी, ठीक है. सो जो ऑब्जेक्ट्स है उसको इमेजिन नहीं कर सकते अपन, because we have not seen it, we have not experienced it, and that is one of the problem with it. It's very difficult to actually explain. It's easier to understand, okay, it's easier to understand the weirdness of it. जो मेरे दिमाग में है अभी, वो I know what the questions are, what the doubts are, वो सारी चीज़ें मेरे को मालूम है, but I cannot actually explain exactly how I feel about it. So that is our today's class. ओके गाइज, यहाँ पे अपन रुकते हैं, नेक्स्ट इसमें मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.